हम कौन हैं और हम कहां से आए हैं? इस अनंत विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है? हमने विज्ञान का हाथ थामा इन सवालों के जवाबों को ढूंढने के लिए। हमने सोचा कि हमने काफी कुछ समझ लिया। हमने बिग बैंग के बारे में जाना, आकाश गंगा के फैलने का राज समझा, लेकिन तभी हमारे पास एक नया समय यंत्र आया। एक ऐसी मशीन जो हमें वक्त में 13.8 बिलियन साल पीछे ब्रह्मांड के जन्म के करीब ले जा सकती है। मैं बात कर रहा हूँ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। और इस टाइम मशीन ने हमें कुछ ऐसा दिखाया है, एक ऐसी अनोखी झलक दी है जिसने हमारे सबसे बुनियादी विश्वासों को हिलाकर रख दिया। JWST के डाटा ने एक पुरानी लगभग भुला दी गई अजीबोगरीब थ्योरी को जिंदा कर दिया है। एक ऐसी थ्योरी जो अगर सच साबित हुई तो हमारे पूरे अस्तित्व का मतलब बदल जाएगा। ये थ्योरी ये कहती है कि हमारा ये विशाल अनंत ब्रह्मांड जिसमें अरबों गैलेक्सीज हैं, हर गैलेक्सीज में अरबों सितारे हैं, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड हो सकता है एक विशाल ब्लैक होल के अंदर कैद हो। आपको ये किसी साइंस फिक्शन की कहानी लग रही होगी, लेकिन ये अब सिर्फ कल्पना नहीं है। ये अब एक ऐसी आशंका है जिस पर दुनिया भर के वैज्ञानिक गंभीरता से विचार कर रहे हैं और इस बहस की चिंगारी सुलगाई है JWST के हालिया रिसर्च ने। सबसे पहले हम ब्लैक होल्स की आत्मा में झांकेंगे, फिर उस कंट्रोवर्शियल थ्योरी की गहराइयों में उतरेंगे जो कहती है कि हमारा ब्रह्मांड ही एक ब्लैक होल है। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि JWST ने ऐसा क्या अनोखा सबूत पेश किया, और अंत में हम वैज्ञानिकों के बीच छिड़ी बहस और इसके अंजाम पर नजर डालेंगे। ब्लैक होल्स, ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक काले रंग का विशाल गोला आता है जो सब कुछ अपने अंदर निगल जाता है, और ये बात काफी हद तक सही भी है। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो एक ब्लैक होल स्पेस में ऐसी जगह है जहाँ ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि वहाँ से कुछ भी, यहाँ तक कि रोशनी भी, जो इस ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है, भाग नहीं सकती। लेकिन इसकी कहानी शुरू कहाँ से हुई? इसकी कल्पना सबसे पहले 18वीं सेंचुरी में की गई थी, लेकिन इसकी असली बुनियाद रखी एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने, जिसने बताया कि ग्रेविटी स्पेस टाइम के ताने बाने में एक झोल है। लेकिन तब भी आइंस्टीन इस विचार से सहमत नहीं थे कि कोई चीज इतनी घनी कैसे हो सकती है। फिर आए एक भारतीय युवा वैज्ञानिक जिनका नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। 1930 में समुद्री जहाज पर सफर करते हुए उन्होंने हिसाब लगाया कि एक खास सीमा से ज्यादा बड़े सितारों का अंजाम कोलैप्स होना ही होता है। उनकी इस खोज का उस वक्त के सबसे बड़े वैज्ञानिक आर्थर एडिंगटन ने मजाक उड़ाया, लेकिन इतिहास ने चंद्रशेखर को ही सही साबित किया। ब्लैक होल का जन्म तब होता है जब एक बहुत बड़ा सितारा हमारे सूरज से भी कम से कम 20 से 25 गुना बड़ा अपनी जिंदगी के अंत में पहुंचता है। उसके कोर में चलने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन जो उसे फैलाए रखते हैं, तब वो बंद हो जाते हैं। अब ग्रेविटी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सितारा अपने ही बोझ तले एक सेकंड के 1000वें हिस्से में दबकर सीमित हो जाता है। एक विशाल सुपरनोवा विस्फोट होता है और पीछे रह जाता है एक ब्लैक होल। इनकी भी अलग अलग किस्में होती हैं। एक होते हैं स्टेलर मास ब्लैक होल्स जो सितारों के मरने से बनते हैं। इनका मास हमारे सूरज से 10 से 20 गुना ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये सिमटकर एक शहर जितने छोटे एरिया में आ जाते हैं। फिर आते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये असली राक्षस है। इनका मास लाखों, यहाँ तक कि अरबों सूरजों के बराबर हो सकता है। हम जानते हैं कि हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के दिल में भी एक है जिसका नाम है सेजिटेरियस ए। ये कैसे बने, ये अब भी एक पहेली है। तो ये हुई एक ब्लैक होल्स की बेसिक जानकारी। लेकिन चलिए अब आते हैं एक सबसे बड़े और सबसे अजीब सवाल पर, क्या हमारा पूरा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल हो सकता है? ये आइडिया सुनने में जितना अजीब लगता है, इसके पीछे की साइंस और मैथमेटिक्स उतनी ही गहन और दिलचस्प है। इस थ्योरी को ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी या श्वार्ज़शाइल्ड कॉस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके मुताबिक हो सकता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक बहुत बड़े विशाल ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर मौजूद हो। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ब्रह्मांड, हमारी दुनिया, हम सब शायद किसी और बड़े ब्रह्मांड में मौजूद एक ब्लैक होल का हिस्सा हो सकते हैं। और शायद हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो लाखों करोड़ों ब्लैक होल्स हैं, उनके अंदर भी नए अनजान ब्रह्मांड पनप रहे हों। मुझे पता है अब आपके दिमाग में कई सवाल तूफान की तरह उठ रहे होंगे। अगर हम एक ब्लैक होल में हैं, तो हमें कुछ अजीब महसूस क्यों नहीं होता? हम किसी चीज में खिंचते हुए स्पैगेटी की तरह लंबे क्यों नहीं होते? इस सवालों का जवाब इस थ्योरी के कुछ फैसिनेटिंग पहलुओं में छिपा हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हमें श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस को समझना होगा। श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस किसी भी वस्तु के उस रेडियस को कहते हैं जहाँ तक उसे दबाया जाए तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगी। अगर आप पृथ्वी को दबाकर
एक मटर के दाने जितना कर दें तो वो एक ब्लैक होल बन जाएगी। इस थ्योरी का सबसे बड़ा आधार है एक हैरान कर देने वाला संयोग। जब वैज्ञानिकों ने हमारे पूरे ब्रह्मांड का मास अनुमानित किया और उसके ऑब्जर्वेबल साइज के लिए श्वार्ज़शील्ड रेडियस का हिसाब लगाया तो नतीजा चौंकाने वाला था। हमारे ब्रह्मांड का अनुमानित रेडियस उसके श्वार्ज़शील्ड रेडियस के बेहद करीब था। ये एक जबरदस्त संयोग है जिसने इस थ्योरी को जन्म दिया। हम एक ऐसी स्थिति में रहते हैं जहां हमारा ब्रह्मांड ब्लैक होल होने की शर्त को लगभग पूरा करता है। अब आपके दूसरे सवालों पर आते हैं, क्या बिग बैंग एक व्हाइट होल हो सकता है? आपने बिग बैंग के बारे में सुना है, वो एक बहुत बड़ा विस्फोट जिससे हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। ये थ्योरी सजेस्ट करती है कि बिग बैंग असल में एक व्हाइट होल हो सकता है। व्हाइट होल ब्लैक होल का ठीक अपोजिट है। जहां ब्लैक होल हर चीज को अपने अंदर खींचता है, वहीं व्हाइट होल हर चीज को अपने से बाहर धकेलता है। इस थ्योरी के मुताबिक जब उस पेरेंट यूनिवर्स में एक सितारा कोलैप्स होकर ब्लैक होल बना तो उसकी सिंगुलैरिटी एक वर्म होल या आइंस्टीन रोजन ब्रिज के जरिए एक नए ब्रह्मांड का बिग बैंग यानी एक व्हाइट होल बन गई, जहां से मैटर और एनर्जी बाहर निकलने लगे। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, हर गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है। ब्लैक होल यूनिवर्स थ्योरी कहती है कि ये फैलाव ब्लैक होल के अंदर की स्पेस टाइम की अजीबोगरीब ज्योमेट्री का नतीजा हो सकता है। इवेंट होराइजन के अंदर स्पेस और टाइम अजीब तरह से बिहेव करते हैं। हमारे लिए जो स्पेस है वो वहाँ टाइम की तरह बिहेव करता है और हमारा टाइम वहाँ स्पेस की तरह। इस ज्योमेट्री में हर चीज का एक दिशा में आगे बढ़ना यानी फैलना अनिवार्य हो जाता है। एक और सवाल है कि हम सिंगुलैरिटी में क्यों नहीं गिरते? अगर हम एक ब्लैक होल के अंदर हैं, तो हम उसके सेंटर यानी सिंगुलैरिटी की तरफ क्यों नहीं खिंच रहे? इसके दो संभावित जवाब हैं। पहला कि हमारा ब्रह्मांड उस पेरेंट ब्लैक होल के हिसाब से इतना विशाल है कि हम सिंगुलैरिटी से दूर हैं। और दूसरा और सबसे फैसिनेटिंग कि इस तरह के कॉस्मोलॉजिकल ब्लैक होल्स में सिंगुलैरिटी बनती ही ना हो, उसके बजाय वहाँ एक वर्म होल हो जो एक नए ब्रह्मांड का रास्ता खोलता हो। ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं लगता और कई सालों तक वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी को एक मैथमेटिकल क्यूरियोसिटी माना। इसे एक अनोखा ख्याल माना जाता था जिसका कोई सबूत नहीं था। लेकिन यहाँ एंट्री होती है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की और उसने इस कहानी में एक नया सनसनीखेज मोड़ ला दिया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप सिर्फ एक टेलीस्कोप नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग का चमत्कार है। इसके बड़े बड़े मिरर्स और इसकी इंफ्रारेड आंखें जो कॉस्मिक धूल के बादलों के पार देख सकती है और इसका L2 लग्रांज पॉइंट पर ठिकाना जहां ये पृथ्वी की गर्मी से बचकर अंतरिक्ष की ठंडक में काम करता है, ये सब मिलकर इसे एक अभूतपूर्व शक्ति देते हैं। ये हमें टाइम में पीछे झांकने की क्षमता देता है, लगभग बिग बैंग के समय तक। JWST ने हाल ही में ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों की कॉस्मिक डॉन की कुछ ऐसी तस्वीरें ली हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। इन तस्वीरों में वैज्ञानिकों ने अर्ली यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के शुरुआती दौर की गैलेक्सीज को देखा। अब यहाँ पर हमारे स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजिकल मॉडल की बात आती है। ये मॉडल जिसे लैम्बडा CDM मॉडल भी कहते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का हमारे पास सबसे मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। ये कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल पर आधारित है जिसके दो मुख्य स्तंभ हैं। फर्स्ट इज होमोजेनिटी। इसके मुताबिक बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड हर जगह एक जैसा है। आइसोट्रोपी। इसके मुताबिक बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड हर दिशा में एक जैसा दिखता है, कोई भी खास डायरेक्शन नहीं है। इस प्रिंसिपल के अनुसार बिग बैंग के बाद सब कुछ अचानक और रैंडम था, इसीलिए गैलेक्सी के बनने और उनके घूमने की दिशा पूरी तरह से रैंडम होनी चाहिए। मतलब अगर हम आसमान के किसी भी हिस्से में देखें तो हमें लगभग 50% ऐसी गैलेक्सीज मिलनी चाहिए जो क्लॉकवाइज और 50% ऐसी जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बड़े सैंपल में ये 50-50 होना चाहिए। लेकिन JWST ने जो देखा वो इस कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल पर एक सीधा हमला था। कैंसास स्टेट यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर डॉक्टर लायर शामिर ने JWST के एडवांस डीप एक्स्ट्रा गैलेक्टिक सर्वे के डाटा का एनालिसिस किया। उन्होंने 263 दूर दराज की पुरानी अर्ली टाइप स्पाइरल गैलेक्सीज के घूमने की दिशा को जांचा, ये देखने के लिए कि गैलेक्सीज किस दिशा में घूम रही हैं। वैज्ञानिक उसके स्पाइरल आर्म्स के पैटर्न को देखते हैं और नतीजे चौंकाने वाले थे। ये नतीजे वैज्ञानिक समुदाय में एक भूकंप की तरह थे। उन्हें पता चला कि 263 गैलेक्सीज में से लगभग 2/3 एक ही दिशा में घूम रही थी और सिर्फ 1/3 उसकी उल्टी दिशा में। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी एनोमली, एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। ये ऐसा ही है जैसे आप एक सिक्का 250 बार उछालें
और लगभग 160 बार हेड्स आ जाए। ऐसा होने की संभावना स्टैटिस्टिकली बेहद ही कम 1 in a million से भी कम है। ये इस बात का एक मजबूत इशारा है कि शायद ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में जब ये गैलेक्सीज बन रही थी, कोई ऐसी अनजानी ताकत या कोई ऐसी शर्त मौजूद थी जिसने इन गैलेक्सीज को एक खास दिशा में घूमने के लिए प्रभावित किया। ब्रह्मांड आइसोट्रोपिक नहीं है, उसकी एक प्रेफर्ड डायरेक्शन एक कॉस्मिक एक्सिस है और यहीं पर धमाकेदार एंट्री होती है ब्लैक होल यूनिवर्स थ्योरी की। इस थ्योरी के समर्थकों का कहना है कि इस कॉस्मिक एक्सिस का सबसे सरल और एलिगेंट समाधान क्या हो सकता है, यही कि हमारा ब्रह्मांड खुद एक चीज के अंदर है जो घूम रही है। अगर हमारा ब्रह्मांड एक घूमते हुए ब्लैक होल के अंदर बना है, तो उस ब्लैक होल का रोटेशन, उसका एंगुलर मोमेंटम हमारे ब्रह्मांड को विरासत में मिला होगा। जैसे एक घूमते हुए झूले पर बैठे हर इंसान को एक दिशा में घूमने का एहसास होता है, वैसे ही घूमते हुए पेरेंट ब्लैक होल ने हमारे ब्रह्मांड के अंदर बन रही गैलेक्सीज के स्पिन पर अपना असर डाला होगा। उनके घूमने की दिशा इस विशाल कॉस्मिक रोटेशन से प्रभावित हुई होगी। डॉक्टर शामिर की ये खोज इस अजीबोगरीब थ्योरी को पहला ठोस ऑब्जर्वेशनल सबूत दे सकती है। ये अब सिर्फ मैथमेटिक्स के पन्नों में कैद एक विचार नहीं रहा, अब हमारे पास एक अनोखा आंकड़ा है जो इसी तरफ इशारा कर रहा है। गैलेक्सीज के स्पिन का ये अजीब पैटर्न एक लौता इशारा नहीं है। JWST ने एक और बड़ी पहेली खड़ी की है, जिसे वैज्ञानिक अर्ली गैलेक्सी फॉर्मेशन पैराडॉक्स या द इम्पॉसिबल अर्ली गैलेक्सी प्रॉब्लम कह रहे हैं। हमारे लैम्बडा सीडीएम मॉडल के मुताबिक बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड ठंडा हुआ, पहले सितारे बने और फिर धीरे धीरे इन सितारों ने इकट्ठा होकर छोटी छोटी गैलेक्सीज बनाई। इन छोटी गैलेक्सीज को फिर मर्ज होकर अरबों सालों में हमारी मिल्की वे जैसी बड़ी स्पाइरल गैलेक्सीज बनानी चाहिए थी। एक लंबा धीमा प्रोसेस, लेकिन JWST ने जब समय में 13 अरब साल से ज्यादा पीछे झांका, तो उसे वहाँ ऐसी गैलेक्सीज मिली जो हमारे हर अनुमान को तोड़ रही थी। उसे वहाँ ग्लास Z13 जैसी गैलेक्सीज मिली जो बिग बैंग के सिर्फ 300 से 400 मिलियन साल बाद ही बन चुकी थी। ये गैलेक्सीज न सिर्फ बन चुकी थी, बल्कि ये हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा विकसित और इनमें सितारे बनने की रफ्तार भी बेहद तेज थी। ये इम्पॉसिबल मैसिव गैलेक्सीज एक बहुत बड़ी समस्या है। ये ऐसा ही है जैसे आपको एक ऐसी इमारत मिल जाए जो सिर्फ एक हफ्ते में बनकर तैयार हो गई हो, जबकि उसका ब्लूप्रिंट कहता है कि उसे बनने में सालों लगने चाहिए थे। इस पहेली ने वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर किया कि क्या हमारा स्टैंडर्ड मॉडल ही अधूरा है, क्या हमें ऑल्टरनेटिव कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स पर विचार करने की जरूरत है। यहीं पर ब्लैक होल यूनिवर्स थ्योरी इसका भी एक संभावित समाधान पेश करती है। अगर हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत एक बड़े ब्लैक होल के अंदर हुई, तो हो सकता है वहाँ के शुरुआती हालात हमारे स्टैंडर्ड मॉडल से बिल्कुल अलग हो। शायद वहाँ मैटर की डेंसिटी और उसकी बनावट ऐसी थी जिसने गैलेक्सीज को हमारे अनुमान से भी कहीं ज्यादा तेजी से बनाने में मदद की। हो सकता है कि उस पेरेंट ब्लैक होल से गिरे मैटर ने इन गैलेक्सीज के लिए सीड्स या बीज का काम किया हो, जिससे उनका विकास इतना तीव्र हुआ। और सुनिए, ये कॉस्मिक एक्सिस का इशारा भी नया नहीं है। JWST से पहले वेम्प और प्लैंक जैसे सैटेलाइट्स ने जब कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB का अध्ययन किया, तो उसमें भी कुछ अजीब पैटर्न्स पाए गए थे। CMB बिग बैंग के बाद बची हुई सबसे पुरानी रोशनी है। इसमें भी टेम्परेचर के उतार चढ़ाव में एक अजीब अलाइनमेंट देखा गया था, जिसे वैज्ञानिकों ने मजाक में एक्सिस ऑफ इविल का नाम दिया था, क्योंकि ये कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल को चुनौती दे रहा था। तो एक तरफ गैलेक्सीज के स्पिन का अजीब पैटर्न, दूसरी तरफ उम्मीद से ज्यादा बड़ी शुरुआती गैलेक्सीज और तीसरी तरफ CMB में पहले से मौजूद एक्सिस ऑफ इविल। ये सारे इशारे एक ही दिशा में उंगली कर रहे हैं कि शायद हमारे ब्रह्मांड में जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है। लेकिन जैसा कि हर साइंटिफिक कहानी में होता है, इसके भी दो पहलू हैं और साइंस की प्रगति संदेह से ही होती है। साइंस हमेशा एविडेंस और स्पेक्टिसिज्म पर चलती है, जहां हर सबूत को कड़ी जांच से गुजरना पड़ता है। इससे पहले कि हम ये मान लें कि हम एक ब्लैक होल में रहते हैं, ये जरूरी है कि हम इसके खिलाफ दिए जा रहे काउंटर आर्गुमेंट्स को भी गंभीरता से समझें। काउंटर आर्गुमेंट नंबर 1, ऑब्जर्वेशनल बायस। ये सबसे बड़ा और सबसे पहला संदेह है। कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि गैलेक्सीज के स्पिन में दिख रहा ये असंतुलन असली नहीं, बल्कि ये हमारे देखने के नजरिए का एक धोखा हो सकता है। सोचिए, हम इन गैलेक्सीज को उनके फेस ऑन व्यू से देख रहे हैं। हो सकता है कि ऐसी गैलेक्सीज जिनकी स्पाइरल आर्म्स एक खास तरह से मुड़ी हुई है,
उन्हें क्लासिफाई करना आसान हो, जबकि दूसरी दिशा में घूमने वाली गैलेक्सीज का स्ट्रक्चर शायद हमारे एंगल से साफ न दिखता हो, इसीलिए हम उन्हें गिनती में शामिल न कर पा रहे हो। एक और पॉसिबिलिटी डोपलर इफेक्ट से जुड़ी है। हो सकता है एक खास दिशा में घूम रही गैलेक्सीज की रोशनी हम तक बेहतर तरीके से पहुंच रही हो, जिससे वो ज्यादा चमकीली और आसानी से दिखने वाली लगती हो। इस वजह से हम उन्हें ज्यादा गिनती में देख रहे हो। डॉक्टर लायर शामिर वो खुद इस संभावना को खारिज नहीं करते। उनके पेपर में भी इस पॉइंट पर चर्चा है। वो मानते हैं कि इस पर और गहन अध्ययन की जरूरत है ताकि इस बायस को पूरी तरह हटा या समझा जा सके। काउंटर आर्गुमेंट नंबर 2, कॉस्मिक फिलामेंट्स का असर। हमारा ब्रह्मांड एक कॉस्मिक जाल की तरह है, जिसे कॉस्मिक वेब कहते हैं। इनमें गैलेक्सीज अंधेर नगरियों की तरह क्लस्टर्स में इकट्ठा होती है और इन क्लस्टर्स को गैस और डार्क मैटर के विशाल लंबे धागे जोड़ते हैं, जिन्हें फिलामेंट्स कहते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशंस और कुछ ऑब्जर्वेशंस ये सुझाते हैं कि इन विशाल फिलामेंट्स का अपना एक घुमाव, अपना एक स्पिन हो सकता है। इसीलिए ये बहुत संभव है कि ये फिलामेंट्स अपने अंदर और अपने आसपास बन रही गैलेक्सीज के स्पिन को प्रभावित करते हों। जैसे एक बहते हुए पानी में लकड़ी का टुकड़ा भी उसके साथ घूमने लगता है, वैसे ही इन फिलामेंट्स के घुमाव ने गैलेक्सीज को एक लोकल स्पिन बायस दे दिया हो। तो हो सकता है कि JWST ने जो देखा वो किसी पेरेंट ब्लैक होल का असर न होकर उस खास क्षेत्र में मौजूद एक कॉस्मिक फिलामेंट का स्थानीय असर हो। इसके लिए हमें आसमान के अलग अलग हिस्सों में देखना होगा कि क्या ये पैटर्न हर जगह है या सिर्फ एक जगह। काउंटर आर्गुमेंट नंबर 3, स्टैटिस्टिक्स। इट्स ऑल अबाउट द नंबर गेम। जबकि 263 गैलेक्सीज में से 2/3 का एक ही दिशा में घूमना अजीब है, कुछ साइंटिस्ट ये तर्क देते हैं कि कॉस्मिक स्केल पर 263 एक बहुत ही छोटा सैंपल साइज है। ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज हैं। सिर्फ 263 को देखकर पूरे ब्रह्मांड के बारे में निष्कर्ष निकालना बहुत जल्दबाजी होगी। इसे स्टैटिस्टिकल फ्लूक कहते हैं, यानी एक ऐसा नतीजा जो है तो बहुत अनोखा लेकिन सिर्फ एक इत्तेफाक है। अगर आप बार बार सिक्का उछालेंगे तो कभी न कभी एक ऐसी स्ट्रीक आएगी जो बेहद अजीब लगेगी। हो सकता है JWST ने अनजाने में एक ऐसी ही कॉस्मिक एनोमली को देख लिया हो। इस दावे को सच मानने के लिए वैज्ञानिकों को आसमान के अलग अलग हिस्सों में हजारों लाखों गैलेक्सीज के स्पिन को जांचना होगा। अगर ये पैटर्न हर जगह हर दिशा में दिखता है, तभी इसे एक मजबूत ग्लोबल सबूत माना जा सकता है। तो अब आगे क्या? इस कॉस्मिक अदालत में फैसला क्या होगा? क्या हम सच में एक ब्लैक होल में रहते हैं? इसका सीधा सा ईमानदार जवाब है अभी हम नहीं जानते, लेकिन यही तो साइंस की खूबसूरती है। JWST ने एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प दरवाजा खोला है। गैलेक्सीज के स्पिन का ये असंतुलन एक बहुत ही अनोखी खोज है, चाहे इसका आखिरी कारण कुछ भी निकले। अगर ये सच हुआ तो ये 21वीं सदी की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी। अगर ये गलत है तो इसे गलत साबित करने की प्रक्रिया में हम ब्रह्मांड के बारे में कुछ नया जरूर सीखेंगे। आने वाले सालों में वैज्ञानिक इस पहेली को सुलझाने के लिए कई कदम उठाएंगे। मोर डाटा, बिगर सैंपल्स। JWST जैसे दूसरे टेलीस्कोप, जैसे आने वाले नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप और वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी, आसमान के बड़े हिस्सों का सर्वे करेंगे। ये टेलीस्कोप्स लाखों गैलेक्सीज के डाटा को इकट्ठा करेंगे। इतने बड़े सैंपल साइज से ये हम देख पाएंगे कि स्पिन एसिमेट्री एक सच्चाई है या सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल शोर। रिफाइनिंग मॉडल्स। थियोरेटिकल फिजिसिस्ट अपने कंप्यूटर मॉडल्स को और बेहतर बनाएंगे। वो ऑब्जर्वेशनल बायस और कॉस्मिक फिलामेंट्स के असर को अपने सिमुलेशंस में डालकर देखेंगे कि क्या इनसे इस एनोमली को पूरी तरह समझा जा सकता है। ब्लैक होल कॉस्मोलॉजी की असली जांच। इस थ्योरी के समर्थक इसके लिए और भी टेस्टेबल प्रेडिक्शंस, यानी ऐसी भविष्यवाणियां ढूंढेंगे जिन्हें हम आने वाले समय में टेस्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक घूमते हुए ब्लैक होल में हैं, तो इसका हमारे ब्रह्मांड के आकार और उसकी विशाल स्केल ज्योमेट्री पर भी असर पड़ना चाहिए। शायद हम इसके सबूत कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के पोलराइजेशन में ढूंढ सकें। ये एक ऐसी खोज है जो हमें हमारे ब्रह्मांड को देखने का एक नया नजरिया दे सकती है। ये हमें याद दिलाती है कि हम स्पेस के बारे में कितना कम जानते हैं। हमने जो भी अभी तक समझा है वो शायद समुद्र के किनारे पड़े कुछ पत्थरों जैसा है, जबकि ज्ञान का पूरा समुद्र अभी भी जानना बाकी है। सिर्फ एक पल के लिए इस विचार को अपने दिमाग में आने दीजिए। हर सुबह जो आप उठते हैं, हर सांस को जो आप लेते हैं, हर रात जब आप आसमान में सितारों को देखते हैं, हो सकता है कि आप ये सब एक विशाल ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर से कर रहे हो। हो सकता है कि हमारा पूरा वजूद, हमारी पूरी सच्चाई, सब कुछ एक कॉस्मिक सीमा के अंदर कैद हो, जिसे हम चाहकर भी कभी पार नहीं कर सकते। ये ख्याल डरावना भी है और आश्चर्यजनक भी। ये हमें हमारी जगह याद दिलाता है। इस विशाल ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं
और अभी कितना कुछ जानना बाकी है। JWST ने सिर्फ खूबसूरत तस्वीरें नहीं दी हैं, उसने हमें नए, गहरे और जरूरी सवाल दिए हैं और साइंस की खूबसूरती इसी में है। हर जवाब से कई नए और बेहतर सवाल पैदा होते हैं। ये कहानी अभी लिखी जा रही है और आप और हम इसके पहले पहल के गवाह हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि हम एक ब्लैक होल में फंसे हुए हैं या ये सिर्फ एक कॉस्मिक इत्तेफाक है? इस विचार से आपको कैसा महसूस होता है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में पूरी ईमानदारी से शेयर करें। मुझे आपके पर्सपेक्टिव को जानने का इंतजार रहेगा। अगर आपको ये कॉस्मिक सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि आप ऐसे ही और भी दिलचस्प साइंटिफिक खोजों का हिस्सा बन सकें। अगली बार तक सोचते रहिए, सवाल करते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। I'll see you in the next one.